जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज से हम अपनी जीके की ब्रह्मास्त्र सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो आपके आर्मी अग्निवीर 2025 के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाली है। यानी इसमें ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम की जान बनने वाले हैं, आपके पेपर की शान बनने वाले हैं और उस पेपर में करके आप सिलेक्शन लेने वाले। ठीक है। और आज हमारी जो पहली क्लास है, ये आपके सिलेक्शन के लिए जंग की शुरुआत हो चुकी है। और इसमें क्या है, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमारे संविधान से संबंधित जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जिस तरीके से पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज वाली क्लास में हम याद करने वाले हैं। सिर्फ पढ़ने वाले नहीं हैं, याद करने वाले हैं। और ध्यान से देखना, सब कुछ आपको क्लास में बड़े प्यार से याद करवा दिया जाएगा। क्लास पूरी देखोगे तो क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, नहीं देखोगे तो याद नहीं होंगे, ये आपके ऊपर है। ठीक है। और पेपर में जो सीधे छपते हैं ना क्वेश्चंस, वही मैंने किया है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको जो मेरा एफर्ट है या जो हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके बता दिया करो। तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। क्या है कि संविधान सभा ने खालिस्तान को भारत के संविधान को अपनाया था। यह अपने को बताना है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, संविधान सभा के द्वारा। तो सबसे पहले हम संविधान सभा के बारे में जान लेते हैं। तो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, ठीक है, वो कब हुई थी? जुलाई 1946 में है वो संविधान सभा का गठन किया गया था। जुलाई 1946 में, ठीक है, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। इसके सदस्य बनाए गए थे। उसके बाद इसकी पहली बैठक हुई और पहली बैठक कहां पर हुई थी? नई दिल्ली में। ठीक है, पहली बैठक कहां हुई? नई दिल्ली में। कब हुई थी ये? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ध्यान रखना, पूछा जाता है। 9 दिसंबर 1946 को है संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसमें अस्थायी सदस्य बने थे। क्यों? क्योंकि इस समय डिसाइड नहीं था, तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सदस्य नहीं, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जो उस समय सबसे सीनियर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। ये अपने को ध्यान रख लेना है, सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन इसी के 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या हुई? दूसरी बैठक हुई। और इसमें क्या बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष। और ये कौन बने? ये बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद कर लेना। ठीक है। संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक कहां पे हुई? नई दिल्ली में। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इस समय अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक है। इसके 2 दिन के बाद दूसरी बैठक हुई, जो कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। 2 दिन के बाद ही हुई थी। 9-2-11। ठीक है। इसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये अपने को इतना ध्यान रख लेना है। इसके अलावा हमसे पूछा है कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया। तो भारत के संविधान को अपनाया गया भाई 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अपनाया गया। अगर आपसे पूछा गया अपनाया गया या अंगीकृत किया गया, ये पूछा जाता है, अंगीकृत किया गया, तो क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारत का संविधान लागू कब हुआ, इसको लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। अब 26 जनवरी आई है तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। किस रूप में बनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में हम बनाते हैं। और 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? हमारा देश आजाद हुआ था। तो इसलिए हम 15 अगस्त को क्या बनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं। ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए आपके एग्जाम्स में। यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, आपके एग्जाम्स में आने वाला है। तो इस क्वेश्चन से जितने इंपॉर्टेंट थे सारे मैंने याद करवा दिए। देखो, जिस क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आपको याद करने होंगे मैं ज्यादा करवाऊंगा, जिस क्वेश्चन से सिर्फ एक क्वेश्चन याद करना होगा उससे एक करवाएंगे। ब्रह्मास्त्र सीरीज का मतलब ही यही है,
अरे ब्रह्मास्त्र समझते हो ना, वो ब्रह्मास्त्र चलाया गया था जिसके सामने हमारे हनुमान जी भी बोले कि मैं ब्रह्मास्त्र की क्या करता हूं, सम्मान करता हूं, वरना उनको वरदान था कि उनको कोई भी छू नहीं सकता। तो आप समझ जाओ कि ब्रह्मास्त्र सीरीज इसलिए मैंने चलाई है, ठीक है, हमारे बजरंगबली जी के आशीर्वाद से। और अब पेपर में बताना कि ये जो सीरीज है ना, जब पेपर देख के आओगे तब आपको पता चलेगा। तो समझ में आ गया, याद हो गया सभी को, ठीक है, इतना अपने को याद कर लेना है। और 24 जनवरी 1950 ये भी पूछा जाता है, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक कब हुई थी, वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। और इस समय जो भी चीजें हुई थी ना, जिनको अपनाया गया था, वो सब कुछ इसी समय हुआ था। जैसे बात करें कि इसी समय हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बना दिया गया था, और हमारे जितने भी राष्ट्रीय गान गीत वगैरह सब कुछ है, वो 24 जनवरी 1950 को सभी को मान्यता दी गई थी। जितनी भी मान्यता आपसे पूछे ना, वो 24 जनवरी 1950 को दी गई थी, ठीक है। संविधान लागू 2 दिन के बाद हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक स्पेशली क्या है, अंतिम बैठक। और अंतिम बैठक के भी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिनको राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। आगे देखिए, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करे, यह भारतीय संविधान में उल्लेखित एक है। क्या है, देखो हमारे संविधान में बोला गया है कि हमें हमारे राष्ट्रीय गान का, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रीय गान जब चल रहा होता है हम ऐसे सावधान खड़े हो जाते हैं, वो क्या हो गया, राष्ट्रीय गान का सम्मान हो गया। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का हम सम्मान करते हैं, आप सभी जानते हो कि उसको हम हमेशा ऊपर लगा के रखते हैं, ठीक है, कभी पर जमीन पर भी हम उसको टच नहीं होने देते, हमेशा ऊपर ही, कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो ऊपर ही चलता रहे। तो इसलिए सलूट भी हम करते हैं, सम्मान करते हैं, और जो भी हमारी और संस्थाएं हैं उनका सम्मान करते हैं। ये क्या है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हमें करना चाहिए, क्योंकि जिस देश के नागरिक हैं उसकी जो चीजें हैं जिनसे हमें प्राउड फील होता है, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और आप तो आर्मी में लगने वाले हो, ठीक है, तो तिरंगा आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, हम भारतीयों के लिए तो है ही, एक सामान्य नागरिक के लिए तो है ही, लेकिन आप आर्मी में लगने वाले हो, आपके लिए और भी ज्यादा है, ठीक है, इसलिए तो हम आपको ऊपर रखते हैं। जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनकी बात कर रहा हूं, जो वर्दी पहनेगा उनकी बात हो रही है। अब मेहनत कर लो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो समझ में आ गया क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, ये क्या चीजें हैं, ये हमारे मौलिक कर्तव्य है। अब मौलिक कर्तव्य से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता है, वो देखते हैं। मौलिक कर्तव्य है ना, हमारे मूल संविधान में नहीं थे। जो हमारा मूल संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ना, उस समय ये नहीं थे। तो कब जोड़े गए, ये जोड़े गए सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था, ठीक है, सरदार सरवण सिंह समिति ने सिफारिश की थी, इनको जोड़ा जाए। कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, कब हुआ था, 1976 में। ये डेट भी पूछी जाती है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 42वां। तो इस तरीके से आपको पूरा याद होना चाहिए। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, और उस समय कितने कर्तव्यों को जोड़ा गया था, 10 कर्तव्यों को। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, वर्तमान में इनकी संख्या है 11। ये अपने को ध्यान रख लेना है, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। अब कौन से भाग में जोड़ा गया, ये भी आपसे पूछता है। तो भाग 4A में, या हिंदी में आप भाग 4Q बोल सकते हो, भाग 4Q में इसको जोड़ा गया, ये अपने को ध्यान रख लेना है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 51A या 51Q, ठीक है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे कि कौन से अनुच्छेद में है, तो ये याद रख लेना। और ये 11 के 11 है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप 11 के 11 को याद कर लेना, ठीक है। अब यहां पर करूंगा तो क्लास बहुत लंबी बन जाएगी, डाल देंगे वो तो आपको याद करना है, बस याद भी क्या करना है, एक बार पढ़ लेना है, समझ जाओगे, ठीक है। तो समझ में आ गया सभी कि जो मौलिक कर्तव्य है सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया है, ठीक है। 51A या 51Q अनुच्छेद में है, और भाग कौन सा है, 4A है, ठीक है। ये याद कर लेना बस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब
भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये अपने को बताना है। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में देखो पढ़ो। पहला क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 ए में किया गया है। अभी हमने पढ़ा था, किसमें किया गया? 51 ए में। ये तो बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद देखो क्या है, संविधान के क्या है यहां पर 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 5 ए में है, नहीं भाग 4 ए में है, ये गलत हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये वाला कथन सही नहीं है। ठीक है। उसके बाद है संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ये ठीक है। ठीक है, ये तो बाकी तो हमने पढ़ लिया था, ये वाला और ध्यान रख लेना। ठीक है, 86वां है और 2002 में है, ये आपके एग्जाम्स में आता है तो याद कर लेना। 86वां 86वां, ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ये कहां से आ गया? चलो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है? अब किसकी बात कर रहा है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात कर रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात कर रहा है। तो जो राज्य के, और यहां से एक क्वेश्चन और छूट गया भाई अपना, ये और मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में हम जान लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित क्या है कि मौलिक कर्तव्य है वो कहां से लिए गए, ये आपसे पूछा जाता है कि कौन से संविधान से लिए गए हैं, तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन से भी पूछा जाता है कि कहां से लिए गए हैं, तो रूस के संविधान से। अब इस पे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहा, सॉरी सिद्धांतों की बात कर रहा है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कौन से भाग में है? भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में आपका यहां पर हो जाएगा, भाग 4 में है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, और ये 36 से 51 अनुच्छेद नंबर में है। 36 से 51 अनुच्छेद भी आपसे पूछा जाए तो 36 से 51 तक है। ठीक है, और ये क्यों बनाए गए थे? ताकि राज्य के लोगों को है उनका मौलिक रूप से भी उनका, ठीक है, मतलब उनको ग्रो करवाने के लिए, कि उनको अच्छे से ग्रो करवाया जाए, इसलिए 36 से 51 अनुच्छेद में इनको जोड़ा गया था। ये कहां से लिए गए हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये भी आपसे पूछेगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य से, सॉरी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित, ये याद रख ले, बस इतना ही पूछता है। ये 3 क्वेश्चंस की भाग 4 में है, 36 से 51 अनुच्छेद तक है और आयरलैंड के संविधान से लिए गए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये आपको बताना है कि भारतीय संविधान में जो कौन से अनुच्छेद में इसको शामिल किया गया है, ये अपने को बताना है। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 129। ठीक है, 129। देखो यहां पर जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एक भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो और आपको करवाया जाए। सारे के सारे आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? कौन से मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहा है यहां पर, राष्ट्रीय ध्वज की, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसकी बात कर रहा है। तो ये 51 ए के ए में है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य किसमें है, हमारे 51 ए में है, और ये 51 ए के एक में है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात कर रहा है। और बाकी मैंने आपको बताया कि मैं सारे के सारे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां पर आप याद कर लेना। ठीक है, इसलिए बता भी दिया है कि एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, तो याद करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? बात किसकी कर रहा है? अनुच्छेद 14 से 18 की। तो जो संविधान के भाग, जो अनुच्छेद 14 से 18 में है ना, वो कौन सा है? समानता का अधिकार। क्या दिया गया है? समानता के अधिकार के बारे में बात करता है। किसके बारे में?
समानता के अधिकार के बारे में। तो समानता के अधिकार के बारे में बात करता है, तो अब जान लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुच्छेद 14 से 18 की बात कर रहा है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में सभी में समानता की बात करेगा, लेकिन अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के समक्ष सभी बराबर है, कि जो हमारा कानून है ना उसके लिए सभी बराबर है। वैसे अलग बात है, ठीक है, कि अमीरों और गरीबों में फर्क होता है, लेकिन संविधान में तो यही लिखा गया है कि कानून के समक्ष सभी बराबर है। ठीक है, तो कानून के समक्ष सभी बराबर है। उसके बाद अनुच्छेद 15 की हम यहां पर बात करें। अनुच्छेद 15 में दिया गया है कि जाति, लिंग, ठीक है, धर्म, कि आप किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग, मतलब स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, और यहां पर एक और आता है जाति, लिंग, धर्म, और यहां पर जन्म, कि कहीं पर भी आपका जन्म हुआ हो पूरे देश में, उसके लिए आप सभी क्या है? समान है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आप सभी जानते हो कि अभी हाल ही में इस चीज से फर्क जरूर पड़ा है, धर्म से। ठीक है, अभी जो कश्मीर में हुआ है ना, उसने दिल तोड़ दिया यार। ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि दिल बहुत ज्यादा दुखी है। और मेनली दुखी पता है किनका है? क्योंकि हम सभी ने खाना खाया है, आराम से रहे हैं, एक बार स्टेटस लगा दिया होगा, लेकिन जिनके परिवार के लोग गए हैं ना, वो सबसे ज्यादा दुखी हैं। राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनको अपने इलेक्शन से मतलब है, बाकी जो चीजें हो रही हैं, यूट्यूबर्स हैं वीडियो बना के व्यूज लेना चाह रहे हैं, वो सिर्फ इतना कर रहे हैं। लेकिन जिन परिवारों के लोग गए हैं ना, उनको ही पता है क्या हुआ है। मैं आपको बताता हूं कि हमारी फैमिली में जब पापा जी की भी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में थी, या और भी भाई हैं उनकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में थी, आज से कुछ सालों पहले की बात मैं बता रहा हूं, जब भी ऐसे होता था ना कि वहां पर किसी की मृत्यु हो गई, पूरी रात नींद नहीं आती थी, जब तक उनका फोन नहीं आ जाता, कंफर्म नहीं हो जाता था ना कि हाँ हम ठीक हैं, तब तक पूरा परिवार, क्योंकि जैसे ही किसी के पास खबर आई, या यहां से आई वो उधर गई, बुआ जी के, मामा जी के, चाचा ताऊ सभी में फैल जाती थी। और तब तक जब तक फोन नहीं आ जाता था, ठीक है, वो बात बताते बताते भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। और वहां पर तो उन लोगों की जान चली गई। लेकिन धर्म के नाम पे अपने देश में अब हो रहा है, जाति के नाम पर भी हो रहा है, भाषा के नाम पर भी हो रहा है। देश गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, राजनेता है ना, गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। ठीक है, हम पुराने वालों की, हमारे क्रांतिकारियों की कटास कर देते हैं, महात्मा गांधी जी को गलत बोल देते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी को गलत बोल देते हैं, और कोई किसी को भी गलत बोल देता है। वो बहुत अच्छे थे, आज वाले कूड़े करकट है उनके सामने। ठीक है, तभी तो मैं बोलता हूं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है ना, उनका सम्मान करा करो, किसी के बारे में कभी गलत मत बोला करो। ठीक है, थोड़े इमोशनल हो गए थे भाई, तो माफी चाहेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 15 है। अब अनुच्छेद 16 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के अवसर, यानी कि कोई भी अपने हिसाब से अपना लोक नियोजन कर सकता है, कोई भी अपने धार्मिक काम कर सकता है, ब्याह शादी वगैरह जो भी करना चाहे, प्रोग्राम वगैरह कर सकता है। तो लोक नियोजन के अवसर है वो अनुच्छेद 16 में दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 16 ये याद कर लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैं करवा रहा हूं, वरना मैं नहीं करवाता। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत। क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, या इसको क्या बोल सकते हो? छुआछूत का अंत। ठीक है, छुआछूत का अंत। ठीक है, छोटी जाति बड़ी जाति में ये होता था ना, उसके लिए है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। उसके बाद अनुच्छेद 18 याद कर लो सारे के सारे, दोबारा से रिवीजन करेंगे, एक बार देख लो। तो इसमें क्या है? उपाधियों का अंत, कि पहले जो जो उपाधियां दी जाती थी ना, किसी को कोई भी उपाधि दे दी जाती थी, अब उपाधियों का अंत कर दिया गया है, किसी को कोई भी उपाधि नहीं दी जाती है। तो याद हो गया कि अनुच्छेद 14 किस कानून के समक्ष सभी समान है। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर है वो सभी को दिए जाएंगे। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है, और अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। ये सारे के सारे याद कर लेना। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? समानता के अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। आगे बढ़ते हैं। इस संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है।
ध्यान से पढ़ना, समझना, ऐसे मत सोचना कि इतना बड़ा नहीं आएगा, इसमें जो लिखा है ना उसको समझो, वो आएगा आपके एग्जाम में। कि संविधान कई तरीके से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ को निर्देशित करना है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है, जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। यानी कि हमारे संविधान ने हमें कुछ ऐसी शक्तियां दी हैं जिनको हमारा जो सरकार है वो भी नहीं हटा सकती। वो चीज क्या है? वो है हमारे मौलिक अधिकार। वो क्या है भाई? हमारे मौलिक अधिकार है जिनको सरकार नहीं हटा सकती। हाँ, कुछ कंडीशन में हटाती है, वो मैं आपको आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन ये मौलिक अधिकार हैं, ये यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो मौलिक अधिकार हैं, ये किससे है? अनुच्छेद 12 से 35 में है। याद करो, अनुच्छेद 12 से 35। देखो 12 से 35 क्या है? मौलिक अधिकार है। और 36 से 51 क्या है? आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और 51A में क्या था आपका? यहां पर मौलिक कर्तव्य। ये पूछा जाता है, सारे के सारे आप याद कर लो। ठीक है, तो ये किस में हो जाएंगे? 12 से 35 में हो जाएंगे। यहां पर इसको क्या बोला जाता है? संविधान का, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है? अनुच्छेद 12 से 35 को बोला जाता है, मौलिक अधिकारों को बोला जाता है। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार किस में है? अगर भाग बात करें तो भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में। और मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में थे? भाग 4 में। और ये किस में थे? भाग 4A में। सारे के सारे याद कर लो। ठीक है, भाग 3 में है, वो भाग 4 में थे, अनुच्छेद 12 से 35 में। अब मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार। मूल संविधान कौन सा? जब 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ था, उसमें कितने थे मौलिक अधिकार? 7 थे। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। कौन से अधिकार को हटा दिया गया है? जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इसको क्या बना दिया गया है? अब संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार, या इसको आप कानूनी अधिकार बोल सकते हो। संवैधानिक अधिकार या इसको कानूनी अधिकार। ठीक है, कानूनी अधिकार। बाकी सारे के सारे है ना, वो है मूल संविधान में 7 थे, एक हटा दिया गया। अभी वर्तमान में 6 हैं। कौन सा हटाया गया? वो था संपत्ति का अधिकार, जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। संवैधानिक अधिकार कानूनी अधिकार है। इसको हटाया कब गया और कैसे हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटाया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटाया गया है, संपत्ति के अधिकार को, जिसको अभी संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अभी किस में है ये? अभी भाग 12 में है। पहले कौन से में था? भाग 3 में था। पहले कौन से में था? भाग 3 में था। अभी कौन से में हो गया? भाग 12 में हो गया। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 300 में है। ठीक है, ये आपसे पूछता है तो याद कर लेना। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इनको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार हैं उनको अमेरिका के संविधान से। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। और मौलिक कर्तव्यों को कहां से लिया गया है? रूस। ठीक है, ये याद कर लेना, तीनों पूछता है। तो समझ में आ गया, मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चंस आप सभी को याद हो गए होंगे। और सारे के सारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, उनको याद कर लेना, क्योंकि यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे देखिए क्या है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है? अभी याद करवाया था मैंने समानता के अधिकार 14 से 18 में, सारे के सारे याद करवाया था। तो उसमें से बताओ इनमें से कौन सा है वो? तो उसमें था ना आपका उपाधियों का उन्मूलन या उपाधियों का अंत। उन्मूलन का मतलब होता है अंत या खत्म हो जाना। ठीक है, तो उपाधियों का अंत था जो सबसे लास्ट था, 18 वाला। ठीक है, 18 वाला, अनुच्छेद 18 किसमें था? समानता के अधिकार में अनुच्छेद 18 में था। कौन सा? उपाधियों का उन्मूलन या उपाधियों का अंत।
इससे पहले 17 में कौन सा था? अस्पृश्यता का अंत। इससे ऊपर वाले 16 में कौन सा था? लोक नियोजन के अवसर। इससे ऊपर वाले में कौन सा था? 15 में लिंग, जाति, धर्म, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और 14 में कानून के समक्ष सभी बराबर है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? तो भारतीय संसद से आपको बताना है कि किसका संबंध है भारतीय संसद से। तो भारतीय संसद से कौन से अनुच्छेद का? याद कर लो, एग्जाम में आता है 79 से 122। ये बार बार आपके एग्जाम्स में आता है। ठीक है, संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद में अपने 3 अंग होते हैं। उसमें एक तो अपना राष्ट्रपति हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति। उसके बाद एक हो जाएगा आपका राज्यसभा, ठीक है, सभा और राज्यसभा याद आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय, राज्यसभा और लोकसभा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है जी, तो अनुच्छेद याद कर लेना कि संसद का संबंध किससे है? 79 से 122। अगर संसद का पूछे तो संसद हो जाएगा आपका यहां पर 79 से 122। ठीक है, राज्यसभा का पूछे तो अनुच्छेद 80, और उसके बाद लोकसभा का पूछे तो 81। ठीक है, राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, 80 81। ठीक है, याद कर लो 80 81। आगे बढ़ते हैं। और कुछ तो नहीं आया था ना? हाँ ठीक है, चलो। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कैसा है? देखो आगे क्वेश्चंस। ठीक है, आप सभी को याद है ना कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटाया गया था। ठीक है, इसको क्या बना दिया गया? मैंने आपको याद करवाया था, संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार। कभी एग्जाम में संवैधानिक अधिकार दे देगा, कभी ऑप्शंस में आपको कानूनी अधिकार दे देगा। तो याद रख लेना, इसको बना दिया गया है संवैधानिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का चुनाव हुआ था, तो ये भाई जीडी का क्वेश्चन आ गया है, और वो भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये तो आप सभी को पता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था पहला क्वेश्चन, तो ये कमेंट करके बताना। सभी कमेंट करके बताएंगे, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो इसका आंसर नहीं करे। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? ठीक है, पहली बैठक मैंने याद करवाई थी आपको 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष बना था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इसमें स्थायी अध्यक्ष बना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसको भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया था बाद में 24 जनवरी 1950 को। आगे देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से, अभी तो हमने किया था मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मौलिक कर्तव्यों की। तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 51A हो जाएगा। ठीक है, चलो। एक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है, उसको क्या कहा जाता है? एक सरकार है जो संवैधानिक जो कानून बनाए गए हैं और नागरिकों के अधिकार को में स्थापित सीमाओं के भीतर जो शासन करती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, जो अपने मन से सरकार चलाता है उसको तानाशाही सरकार बोला जाता है। ठीक है, जिसपे एक ही लोग शासन करते हैं उसको एक तांत्रिक सरकार बोला जाता है। जो राजाओं के द्वारा चलाई जाती है उसको राजशाही सरकार बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक। और हमारा भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, और हमारे देश में पहले राष्ट्रपति होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री होता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई जो सरकार होती है उसको लोकतांत्रिक सरकार बोला जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य हासिल करना था। तो मैंने आपको समझाया था ना कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो राज्य के लोग हैं उनको ऊपर उठाना। तो क्या हो जाएगा? उनको सामाजिक और आर्थिक न्याय देना, यानी समाज में ऊपर उठाना और आर्थिक न्याय देना, यानी पैसों के रूप में भी उनकी सहायता करना, उनको ऊपर बढ़ाना। तो ये है राज्य के नीति निर्देशक
सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? अभी हमने पढ़ा था जो हमारे मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से 35 में, उनको सरकार नहीं हटा सकती, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जिनमें उनको सरकार हटा सकती है, हमसे छीन सकती है। वो क्या है? तो वो हो जाएगा भारी आपात स्थितियों के दौरान, जब हमारे देश के ऊपर जैसे युद्ध हो गया या कोई भारी आक्रमण हो गया, तो उस समय अनुच्छेद 12 से 35 में आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनको हटा लिया जाता है। ठीक है, उनको आपसे छीना जा सकता है। कंडीशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ये क्या हो गया? अनुच्छेद 352। ठीक है, ये 352 क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल होता है। उसके बाद 356 होता है जिसमें क्या लगता है? राष्ट्रीय शासन। और 360 होता है वित्तीय आपातकाल। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ये भी लगता रहता है, ये भी हमारे देश में लग चुका है, ये कभी नहीं लगना चाहिए। जिस दिन ये लग गया देश समझ लो खत्म हो गया। इसको क्या बोलते हैं? वित्त आपातकाल या वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आप इसको बोल सकते हो। वित्तीय आपातकाल यानी कि देश में पैसों की कमी हो जाना, खत्म हो जाना, जैसे अपने पड़ोसी देश अभी श्रीलंका में लगा था ना, इस तरीके से कि पैसे खत्म हो गए, अब देश नहीं चला सकते। तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रीय शासन और 360 क्या हो गया? वित्तीय आपातकाल। ये एग्जाम्स में पूछता है, ऐसे ही नहीं बता रहा, याद कर लो, ये आपसे पूछता है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है भाई, जीवन है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये कौन सा हो जाएगा? हमारा मौलिक अधिकार हो जाएगा। एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार, भाई वो जीवेगा, जीने का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी, तभी तो कोई भी कुछ भी बोल लेता है। ठीक है, आगे बढ़िए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में खालिस्तान का उल्लेख किया गया है। तो 126 में, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद कर लो कि भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। ठीक है, याद कर लो, एग्जाम्स में आ सकता है भाई। ठीक है, अनुच्छेद वाले टॉपिक्स में आ सकता है कि भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 126 में। 125 में इनका वेतन के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के अंग पूछा है हमसे, संसद के नहीं, भारत सरकार के पूछा है। तो भारत सरकार के कितने अंग हो जाएंगे? 3। संसद के भी 3 ही थे, लेकिन भारत सरकार के भी 3 अंग हैं। अभी कौन कौन से ये देख लो। पहला है आपका विधायिका। क्या हो जाएगा? विधायिका, पहला अंग। भारत सरकार के अंग याद करवा रहा हूं, एग्जाम्स में आ सकता है, याद कर लो। विधायिका, और पता भी होना चाहिए आप सभी को। दूसरा है आपका कार्यपालिका। क्या हो जाएगा? कार्यपालिका। और तीसरा हो जाएगा अपना न्यायपालिका। ठीक है, जो हमारे नेता बनते हैं, जो काम करते हैं और जो न्याय देते हैं, ये हो गया। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 अंग है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ये आप सभी कमेंट करोगे। देखो, होमवर्क क्वेश्चंस 1 से 2 आपको देने जरूरी हैं, तभी मुझे भी पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा कि आप याद कर रहे हो नहीं कर रहे। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? ठीक है, अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, ये अपने को बताना है। जवाहरलाल नेहरू कौन हो जाएंगे? भारत के पहले प्रधानमंत्री हो जाएंगे। पहले क्या हो जाएंगे? प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है जी। सरदार पटेल जी हैं, इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में जो क्वेश्चन ज्यादा आता है ना, मैं वही आपको याद करवाता हूं, लौह पुरुष के नाम से जाना। और यहां पर इनको चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपके एग्जाम में आता है, चाचा नेहरू। इसलिए इनके जन्म दिवस पर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी अपने को ध्यान। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में तो आप जानते ही हो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य करने का अधिकार है, ये अपने को बताना है। तो बताओ किस में है? क्या क्या है देख लो। कोई भी पेशा कर सकता है, कोई भी व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य किया जा सकता है। तो ये कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? तो ये आपका अनुच्छेद 19 से 22 में है। ठीक है, 19 से 22 में। किसमें हो जाएगा? 19 से 22 में। ठीक है,
14 से 18 के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद 19 से 22 याद रख लेना। चलो, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? भारत के वित्त आयोग से संबंधित है, ये अपने को बताना है। ठीक है, वित्त आयोग से, तो इसका हो जाएगा आपका अनुच्छेद 280। ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से, भारत के, देखो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, भारत के वित्त आयोग से पूछा है तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 280 हो जाएगा, अनुच्छेद 280 हो जाएगा। और अगर राज्य का पूछे, राज्य के वित्त आयोग से, तो वो हो जाएगा आपका 243 झ में हो जाएगा, झ झंडे वाला। ठीक है, ये याद रख लेना 243, ये राज्य की वित्त आयोग की बात हो रही है, राज्य की वित्त। ठीक है, और अभी जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं 15वें और 16वें, दोनों आपसे पूछ सकता है कि 15वें अध्यक्ष कौन है और 16वें अध्यक्ष कौन है। 15वें अध्यक्ष तो हो जाएंगे एन.के. सिंह, 15वें अध्यक्ष आपसे पूछेगा वित्त आयोग के तो एन.के. सिंह हो जाएंगे, और 16वें पूछेगा तो अरविंद पनझड़िया ऐसे कुछ है, वो हो जाएगा। ठीक है, तो याद कर लेना, 15वें एन.के. सिंह, ज्यादा 15वें ही पूछेगा तो एन.के. सिंह, और 16 पूछेगा तो अरविंद पनझड़िया ऐसे है। ठीक है, कमेंट करके बता देना क्या है, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी करंट नहीं पढ़ रहे ना। हाँ, और जो करंट के बारे में पूछते हैं, करंट के लिए मैं कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर करूंगा, या तो मैं आपके लिए कोई पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, या आपके लिए कोई मैराथन क्लास में करवाऊंगा। ठीक है जी, और वो तो लास्ट में ही होगी, ये आप सभी को पता है, क्योंकि अभी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट में याद कर लेंगे तो ठीक है, या तो कोई पीडीएफ मिल जाएगी आपको या क्लास मिल जाएगी। देखो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से देखो। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है आप सभी को, तो ध्यान से देखेंगे तो क्या है इसमें अपना, तो किससे हो जाएगा, ये कौन से अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 20 में है। किसमें है, ये ध्यान रख लेना, अनुच्छेद 20 में है। अब इसमें क्या है, इसमें 3 चीजें दी गई है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें 3 चीजें दी गई है कि पहली चीज है कि एक ही अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। पहला तो यह है कि कोई भी एक अपराध हुआ है उसके लिए एक बार सजा दे दी गई तो दोबारा उसके लिए सजा नहीं दी जाएगी, तो यानी एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी, अनुच्छेद 20 में है। दूसरा क्या है, जिस समय उस व्यक्ति ने अपराध किया है उस समय जो कानून बना हुआ है तो उसी कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी। आपने देखा होगा ना, जो रेपिस्ट होते हैं वो बच के कैसे चले जाते हैं, क्योंकि अभी जो कानून बना हुआ है ना उसी के तहत उनको सजा दी जा सकती है। तो 2 चीजें समझ गए। पहला क्या है, पहला है अपना कि एक ही अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। दूसरा, जिस समय उन्होंने अपराध किया है उस समय जो कानून बना हुआ है उसके तहत ही सजा दी जाएगी। और तीसरी चीज क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने खुद के खिलाफ बोलने के लिए बाध्य नहीं है कि मैंने ये किया है नहीं किया है, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो अपने लिए अपने खिलाफ कुछ बोले। ठीक है, अपने खिलाफ साक्ष्य पर रखे। तो ये है, तीनों चीज समझ में आ गई, अनुच्छेद 20 में है ये। आगे बढ़ते हैं और आगे समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज वाली हमारी जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगली ब्रह्मास्त्र सीरीज की क्लास को और अच्छे से करवाने के लिए। हमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता देना, और जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी क्लास आपको मिल सके, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।